नमस्कार विद्यार्थियों, बीकेडी क्लासेस यूट्यूब चैनल आपका हार्दिक स्वागत कर रहे हैं। हम राजस्थान इतिहास की जो सीरीज लगातार पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने चौहान वंश पढ़ा, उसके बाद में गुर्जर प्रतिहार पढ़ा। अब जो अपना राजवंश चल रहा है अभी वर्तमान में, वो चल रहा है मेवाड़ के गुहिल वंश। और मेवाड़ के गुहिल वंश की बात करें तो मेवाड़ के गुहिल वंश की जहाँ से शुरुआत होती है गुआदित्य से, वहां से लगातार हम पढ़ते आ रहे हैं। और पिछले वीडियो में हमने राणा उदय सिंह तक कंप्लीट कर दिया है। आज जो पढ़ने वाले हैं राजस्थान के वीर शिरोमणि शिरोमणि जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, महाराणा प्रताप के बारे में। नाम सबने सुना है, किनका? महाराणा प्रताप, मेवाड़ इतिहास का स्वर्ण का संघर्षों की जो आदि है, जो संघर्षों से जिन्होंने अपने जीवन की शुरुआत की और अंत संघर्षों तक ही गुजरा, जिन्होंने अपनी मातृभूमि के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए, जो व्यक्ति अकबर से भिड़ जाए और मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं करे, ऐसे व्यक्ति के बारे में, ऐसे व्यक्ति का जो जीवन परिचय है उनकी हम चर्चा करें। ये महान व्यक्ति है जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, महाराणा प्रताप। चित्तौड़ का जो शासन व्यवस्था है उसको किस प्रकार से इन्होंने चलाया, इनके जीवन काल में कौन कौन सी घटनाएं हुई, तात्कालीन जीवन की जितनी सारी बातें हैं उन सब को हम विस्तार पूर्वक पढ़ने वाले हैं। अभी जो वर्तमान में हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? महाराणा प्रताप के बारे में। सबसे पहले देखते हैं महाराणा प्रताप के बारे में कौन कौन सी बातें हो सकती है। सबसे पहले बात करेंगे जन्म। क्या? जन्म किसका? महाराणा प्रताप का जो जन्म है वो 9 मई 1540 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 9 मई 1540 ईस्वी। 9 मई 1540 ईस्वी को हुआ था किनका जन्म? महाराणा प्रताप का। और ये जो 9 मई 1540 है, अगर हम बात करते हैं विक्रमी संवत की, तो क्या है? विक्रमी संवत की बात करते हैं तो विक्रमी संवत जो है वो थी 1597। कौन सी विक्रमी संवत? 1597, है ना। अब बात करते हैं मृत्यु कब हुई। तो मृत्यु की बात करें तो 19 जनवरी 1597 को इनकी मृत्यु होती है। कब है? 19 जनवरी 1597। मृत्यु 19 जनवरी 1597 ईस्वी। 19 जनवरी 1597 ईस्वी। एक ऐसा व्यक्ति जिनका जन्म 1597 विक्रमी संवत को हुआ और मृत्यु होती है 1597 ईस्वी में, ये ध्यान रखना है। यहाँ पे 1597, यहाँ पर भी 1597 है, लेकिन ये जन्म की तारीख है कौन सी? 9 मई 1540 है, न कि 1597 ईस्वी है। 1597 विक्रमी संवत है। और बात करते हैं मृत्यु की तो 1597 ईस्वी को होती है ना। कहां पर होती है? तो मृत्यु हो जाती है चावंड में। कहां पर होगी? चावंड में इनकी मृत्यु हो जाती है। पिता कौन? राणा उदय सिंह, है ना। और माता कौन? पिता राणा उदय सिंह है, लेकिन माता कौन ये भी तो जानना चाहिए ना। तो माता कौन है? माता है जेवंताबाई, राजस्थान की जीजाबाई के नाम से जो प्रसिद्ध है। कौन? जेवंताबाई। तो किनके पुत्र थे? राणा उदय सिंह, राणा उदय सिंह व जेवंताबाई के पुत्र।
कौन थे? महाराणा प्रताप। जयवंता बाई जो किस नाम से प्रसिद्ध है? ये प्रसिद्ध है राजस्थान की जीजाबाई के नाम से। राजस्थान की जीजाबाई। जीजाबाई कौन? बात करें जीजाबाई कौन? हाँ, जीजाबाई कौन? याद है? छत्रपति शिवाजी महाराज की जो माताजी है। अब बात करते हैं राज्याभिषेक कब होता है? राज्याभिषेक ये कब होगा? राज्याभिषेक हुआ था 28 फरवरी 1572। कहाँ पे? गोगुंदा में। कहाँ होता है? गोगुंदा में। कब? 28 फरवरी 1572। 28 फरवरी 1572। कहाँ पे? गोगुंदा में। कहाँ पे होता है भाई? गोगुंदा में होता है ना? देखो 28 फरवरी 1572 गोगुंदा में इनका राज्याभिषेक होता है। इसी दिन राणा उदय सिंह की मृत्यु होती है। और ये जो 28 फरवरी 1572 का दिन है, ये दिन है होली का। होली के दिन, इस दिन होली थी, है ना? हाँ। बात करते हैं समकालीन मुगल बादशाह कौन? मुगल शासक कौन? आगरा दिल्ली की सल्तनत किसके हाथ में थी? समकालीन मुगल बादशाह की बात करते हैं तो समकालीन मुगल बादशाह कौन? अकबर। तो समकालीन मुगल शासक कौन? अकबर। समकालीन मुगल शासक कौन? अकबर। थोड़ा सा अच्छा बड़ा चैप्टर है, ढंग से पढ़ेंगे, है ना? इंटरेस्ट वाला चैप्टर है। उसके बाद में उनके दो भाई थे। किनके? महाराणा प्रताप के दो भाई थे, शक्ति सिंह और जगपाल। अब इनका क्या होता है, उनको हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट, थोड़ा सा आगे जाके, है ना? विचार करेंगे। पत्नी की बात करें तो पत्नी कौन? महाराणा प्रताप की पत्नी क्या नाम है? अजब दे। कौन? अजब दे। पत्नी अजब दे। तो पुत्र कौन? अमर सिंह। अमर सिंह। घोड़ा जो था वो कौन सा था? चेतक था। घोड़े की बात करें, कौन सा घोड़ा? घोड़े का नाम क्या था? अकबर के घोड़े का नाम चेतक। तो घोड़े का क्या नाम था? नाम चेतक, है ना? उनके पास हाथी भी था जिसका नाम था राम प्रसाद, जिसको बाद में अकबर ने उसका नाम चेंज कर दिया, है ना? हाथी कौन सा था? राम प्रसाद। हाथी था राम प्रसाद, है ना? उपाधि है, बहुत सारी उपाधियां मिली है। कौन कौन सी उपाधियां मिली है? कहाँ पे उनकी जो छतरी बनी हुई है? मृत्यु कहाँ पे हुई? गोगुंदा में हुई। राज्याभिषेक सॉरी गोगुंदा में होता है, मृत्यु चावंड में होती है। कब होती है? 19 जनवरी 1597 को होती है। राज्याभिषेक 28 फरवरी 1972 को गोगुंदा में होता है। जन्म 9 मई 1540 को विक्रमी संवत 1597 को होता है। तो एक ऐसा शासक जिनका जन्म
विक्रमी संवत 1597 को हुआ और मृत्यु कब हुई? 1597 ईस्वी को, है ना। अब बात करते हैं उपनाम। उपनाम, क्या क्या उपनाम रहे होंगे? तो बचपन का नाम था कीका। क्या था? कीका, है ना। हाँ, और कौन सा था? गुहिलोत राणा, मेवाड़ केसरी, हिंदुआ सूरज, है ना। मेवाड़ केसरी, हिंदुआ सूरज। और गुहिलोत राणा भी था, है ना। संघर्षों का दीवाना, ऐसा व्यक्ति जिन्होंने अपने जीवन में संघर्ष ही देखा है। कन्हैयालाल सेठिया जी लिखते हैं इनके बारे में कि हरे घास री रोटी ही जद बन बिलावड़ो ले भाग्यो, नानो सो अमरियो चीख पड़ियो, राणारो सोयो दुख जा, है ना। यही कन्हैयालाल जी सेठिया, राजस्थान के महान कवि, है ना। अब बात करते हैं उपनामों के बाद में और क्या। अब इनकी छतरी बनी हुई है केजड़ बांध के किनारे। एक बांध है केजड़ नाम का, उसके किनारे छतरी बनी हुई है, और वो कहाँ है? बारडोली में। कहाँ पे है? बारडोली में। तो छतरी की बात करते हैं। छतरी केजड़ बांध के किनारे कहाँ पे है? बारडोली में। इनकी छतरी बनी हुई है ना। हाँ, और ये बारडोली कहाँ पर है? तो ये सलूम्बर में है ना। सलूम्बर में भी है। अब बात करते हैं राणा प्रताप का जन्म। जन्म कहाँ हुआ था? हम बात कर रहे थे 9 मई 1540 का इनका जन्म हो गया था, लेकिन कहाँ पर हुआ था? जगह कौन सी थी? जगह की बात करते हैं तो जगह थी जूनी कचेरी, बादल महल, कुंभलगढ़, रांची। जूनी कचेरी, बादल महल, कुंभलगढ़, जो राजसमंद में है, वहां पर इनका जन्म हुआ था। कहां पर हुआ था? एक जगह का नाम है ना। महल कौन सा है? बादल महल है, कुंभलगढ़ दुर्ग में है। और उस बादल महल की कौन सी कचेरी, जो जूनी कचेरी के नाम से जानी जाती है, वहां पर इनका जन्म हुआ था। तो जन्म का स्थान, हाँ, स्थान जूनी कचेरी, बादल महल। और ये बादल महल कहाँ है? कुंभलगढ़ दुर्ग में। कहां पर है? कुंभलगढ़ दुर्ग में है। और कुंभलगढ़ कहाँ है? राजस्थान। कुंभलगढ़ कहाँ है? राजस्थान, है ना। तो यहाँ पर इनका जन्म हुआ था। जो बचपन है वो कुंभलगढ़ दुर्ग में बीतता है। और क्या क्या होता है? वही कुंभलगढ़ दुर्ग जो राणा कुंभा ने बनाया था, उसकी बात हो रही है ना। अब जगमाल को हराकर प्रताप ने क्या किया? राजा बने तो ऐसे तो बने नहीं, उनके जो भाई थे जगमाल, उनको हराया, उसके बाद में वो राजा बने। इसलिए जगमाल अकबर की शरण में चला जाता है। जगमाल क्या करता है? वहां से अकबर के पास में चला जाता है। और अकबर के पास में जाकर क्या करता है? जहाँ जब अकबर के पास में चला जाता है तो अकबर ने उससे भीलवाड़ा की जो जहाजपुर जो क्षेत्र है, उसकी जागीर अकबर ने किसको दी? जगमाल को दी। 1883 की बात है, दातानी के युद्ध में राव सुतार जो सिरोही के शासक थे, से युद्ध करते हुए क्या हुआ? जगमाल
जो है वीरगति को प्राप्त हो जाता है। और अब बात करते हैं महाराणा प्रताप के राज्याभिषेक की, कहां पर होता है राज्याभिषेक? 28 फरवरी 1572 को कौन सी जगह पर होता है? गोगुंडा में होता है। और कौन करता है? अब ये राज्याभिषेक किसके द्वारा करवाया जाता है? तो ये जो राज्याभिषेक है वो कृष्णदास चुड़ावत जो है उनके द्वारा करवाया जाता है। तो इस राज्याभिषेक में क्या हुआ है ना, ये जो राज्याभिषेक है इनका, किनका? अकबर का। अब ये क्या होता है, कृष्णदास चुड़ावत ने कृष्णदास जगह इधर कम है, कोई बात नहीं, इधर लिख देते। हाँ, राज्याभिषेक कौन करवाते हैं? कृष्णदास चूड़ावत। क्या करते हैं? महाराणा प्रताप की कमर में कटार बांधकर उनका राज्याभिषेक करते हैं, है ना। पहली बार तो ये हो गया। अब क्या हुआ, इस समारोह का जो राज्याभिषेक इनका 2 बार हुआ था। कितनी बार? 2 बार। एक बार जो ये है, ये प्रथम बार है, ये राज्याभिषेक क्या है? पहली बार। दूसरी बार राज्याभिषेक होता है, कहाँ होता है? कुंभलगढ़ दुर्ग में होता है। ये कहाँ पे हुआ था? गोगुंडा में हुआ। लेकिन जो दूसरा राज्याभिषेक होता है वो कहाँ पर होता है? राज्याभिषेक दूसरी बार कब है? दूसरी बार जो राज्याभिषेक होता है, ये तो पहली बार है। दूसरी बार राज्याभिषेक कब होता है, कहां पर होता है, उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो दूसरी बार राज्याभिषेक होता है कहां पर? कुंभलगढ़ दुर्ग में। कुंभलगढ़ दुर्ग में राज्याभिषेक होता है। और इस राज्याभिषेक में क्या होता है? इस राज्याभिषेक में मारवाड़ के राव चंद्रसेन उपस्थित थे। ये इंपॉर्टेंट है। कब हुआ था? ये इतना कोई खास बात नहीं है, एक बार का जो पहले बार का है वो ध्यान से सुनो। राज्याभिषेक जो हो गया, लेकिन उसके बाद में दोबारा अगर राज्याभिषेक किया जाता है तो कहां पर होता है? जगह कौन सी है? कुंभलगढ़ दुर्ग है। और किनकी उपस्थिति में होता है? तो मारवाड़ के राव चंद्रसेन की उपस्थिति में होता है। ये मौखिक रूप से आपको बता रहा हूं, याद रखना। मारवाड़ के राव चंद्रसेन की उपस्थिति में दोबारा राज्याभिषेक होता है। अब महाराणा प्रताप ने क्या क्या काम किए, कौन कौन से युद्ध लड़े और क्या इन्होंने कहा, तो इन्होंने, इनकी एक शपथ थी कि जब तक मैं मेवाड़ को मुगलों से स्वतंत्र नहीं करा लूं तब तक मैं आरामदायक बिस्तरों पर विश्राम नहीं करूंगा, सोने चांदी के पात्रों में भोजन नहीं करूंगा और शांति से कहीं पर भी नहीं बैठने वाला। क्योंकि अगर मेवाड़ की जनता जो है, अगर वो गुलाम है, मेवाड़ की जनता अगर अकबर के अधीन है, तो ऐसी स्थिति में मुझे इन चीजों का उपयोग करने पे, आरामदायक तरीके से कहीं पर बैठने का, किसी महल में बैठने का कोई अधिकार नहीं है। तो इसीलिए वो क्या करते हैं, यहाँ से जब अकबर के अधीन हो जाता है तो वो जंगलों में चले जाते हैं, कहीं पे अपनी स्थिर राजधानी नहीं बनाते हैं। उसके बाद में वो जंगलों में रहने लगते हैं। और ऐसी स्थिति आ जाती है कि खाने पीने की व्यवस्था भी पड़ जाती है। तभी तो कन्हैयालाल जी सेठिया लिखते हैं कि हरे घासरी रोटी जद बन बिरावो ले भाग्यो, नैनो सो अमृयो चीख पड़ियो राणा रूप सो युद्ध विचार। कौन सी रोटी? हरे घास की रोटी खाने की स्थिति आ जाती है, नौबत आ जाती है। ऐसे वीर पुरुष की बात कर रहे हैं हम। अब क्या होता है, अकबर ने अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए क्या किया, महाराणा प्रताप के लिए पास में 4 शिष्टमंडल भेजे थे। क्या भेजे थे? 4 शिष्टमंडल, यानी 4 शांति दूत, 4 समझौता वार्ता करने के लिए 4 व्यक्तियों को बार बार भेजा था। ये 1-2 मिनट की या 1-2 दिन की बात नहीं है, 1-2 घंटे की बात नहीं है। ये अलग अलग टाइम में 4 शिष्टमंडल आए थे। कौन कौन से आए थे? हाँ, अकबर ने
अकबर द्वारा महाराणा प्रताप के पास भेजे गए शिष्टमंडल। ये शिष्टमंडल क्यों भेजे गए थे? ये शिष्टमंडल भेजे गए कि अकबर चाहता था कि महाराणा प्रताप जो है वो मुगल साम्राज्य की अधीनता स्वीकार कर ले बिना किसी लड़ाई झगड़े के, शांति से, है ना। जब जब अकबर को मुंह की खानी पड़ी तब तब ये शिष्टमंडल आए। पहले उन्होंने युद्ध लड़ा, पार नहीं पड़ी, तब ये शिष्टमंडल आए। सबसे पहले आए थे जलाल खान। कौन आए थे? एक नंबर पे आए थे जलाल खान। सबसे पहले भेजा था जलाल, है ना। जलाल खान जो आए थे वो आए थे नवंबर 1572 में। कब? नवंबर माह है 1572 में। ये राजा बनते ही कुछ समय के बाद में जैसे ही इनका राज्याभिषेक हुआ। कब हुआ था राज्याभिषेक? 28 फरवरी 1572 को होता है। और फरवरी में जब राज्याभिषेक हो जाता है तो नवंबर में पहला शिष्टमंडल अकबर की तरफ से पहुंच जाता है कि आप अकबर की अधीनता स्वीकार कर लीजिए, आपको किसी भी प्रकार की कोई हानि नहीं पहुंचाई जाएगी। उसके बाद में जब जलाल खां को भेजा जाता है तो अकबर क्या, राणा प्रताप क्या कर देते हैं? मना कर देते हैं कि हमें ऐसी जो है, जो आजादी है या ऐसा जो व्यवहार है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए हम अपने राज्य को पूर्ण रूप से स्वतंत्र। भारत का एक ऐसा क्षेत्र, संपूर्ण भारत का एक ऐसा क्षेत्र जो मुगलों की अधीनता, मुगल साम्राज्य अगर बात करें अकबर की, तो अकबर ने अधीनता स्वीकार जो अपने जीवन में नहीं करवा पाए। किससे? महाराणा प्रताप से। दूसरा शिष्टमंडल कब आता है? दूसरे आते हैं मानसिंह। कौन? मानसिंह आते हैं। मानसिंह जयपुर के शासक, है ना। और ये कब आते हैं? ये आते हैं जून 1573 में, सॉरी, जून 1573 ईस्वी में आते हैं। कब आते हैं? जून 1573 ईस्वी है भाई, याद रखना। क्योंकि 1572 विक्रमी संवत को तो प्रताप रहे ही नहीं, फिर कहां से आएंगे, तो ये ईस्वी है। उसके बाद में तीसरा जो शिष्टमंडल है वही भी जयपुर का शासक है। और जयपुर के शासक कौन? भगवत दास। भगवंत दास। ये मानसिंह वही है जिन्होंने अकबर ने प्रजन की उपाधि दी थी और 16,000 की मनसबदारी जो है इनको दी थी। भगवत दास कब आते हैं? भगवंत दास आते हैं आपके सितंबर 1573 को। 1573 में जून में तो आते हैं कौन? मानसिंह आते हैं। और सितंबर में कौन आते हैं? सितंबर में आते हैं आपके भगवत दास। कब आते हैं? सितंबर। लगातार शिष्टमंडल भेजे गए ताकि प्रताप जो है वो अधीनता स्वीकार कर ले। और अगर अधीनता स्वीकार कर ले, अकबर ये चाहता था कि संपूर्ण भारत पे शासन उनका हो सकता है। कब? अगर राणा प्रताप अधीनता स्वीकार कर ले तो। लेकिन महाराणा प्रताप ने तो कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, हम किसी की अधीनता स्वीकार करने से जी करके जीने से अच्छा है तो हम क्या हो जाए? मर जाएं। तो ये भी शिष्टमंडल क्या हो जाता है? विफल हो जाता है। उसके बाद में चौथा जो शिष्टमंडल है वो कब आता है? चौथा शिष्टमंडल जो है वो आता है, और कौन आता है? तो टोडरमल आते हैं। अकबर के 9 रत्नों में से एक कौन आते हैं? टोडरमल।
टोडरमल आते हैं, और टोडरमल कब आते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो टोडरमल लगातार आते हैं, जून में आते हैं, ये सितंबर में आते हैं, उसके बाद में टोडरमल दिसंबर में आ जाते हैं। दिसंबर 1543। लगातार 2 साल तक प्रयास किया, लेकिन ये जो तीनों शिष्टमंडल है, चारों शिष्टमंडल है, चारों के चारों क्या हो जाते हैं, असफल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, विफल हो जाते हैं, है ना। क्या हो जाते हैं, विफल हो जाते हैं। और अकबर क्या करते हैं, यहाँ से जल भून के रह जाते हैं, कुछ भी मिलने वाला नहीं है, कोई सारांश नहीं निकलेगा। उनका जो संपूर्ण भारत पे शासन करने का जो सपना है वो सपना ही रह जाता है। अब उसके बाद में क्या होता है, उनकी चर्चा करने वाले हैं हम अभी। अब देखते हैं एक बार कौन कौन सी हमने बातें पढ़ी है, समझी है, सुना है, उनकी चर्चा करने वाले हैं। तो इनका जन्म होता है 9 मई 1540 को, जूनी कचेरी, बादल महल, कुंभलगढ़, राजसमंद में। किनका होता है, महाराणा प्रताप का होता है। लेकिन मृत्यु हो जाती है 19 जनवरी 1597 को, चावंड में होती है। और राणा उदय सिंह और जयवंताबाई के जो पुत्र हैं, है ना। राज्याभिषेक 28 फरवरी 1572 को होता है पहली बार। दूसरी बार कब होता है, कुंभलगढ़ में होता है। पहली बार गोगुंडा में होता है, कृष्णदास चुड़ावत जो है उनकी उपस्थिति में होता है पहली बार। और दूसरी बार जो राज्याभिषेक होता है वो रावचंद्र सेन जो मारवाड़ के शासक है उनकी उपस्थिति में होता है। समकालीन शासक अकबर है, पत्नी अजब देव और पुत्र अमर सिंह। घोड़े का नाम विश्व विदित है, सबको पता है, चेतक है, हाथी राम प्रसाद है। और उपनाम हिंदुआ सूरज, मेवाड़ केसरी, टीका, है ना, एक लिंग दीवान, ये सारे के सारे इनके उपनाम है। केजड़ बांध के किनारे जो बांडोली में है वहां पर इनकी छतरी बनी हुई है। उसके बाद में अकबर के जो शिष्टमंडल है, कौन कौन से शिष्टमंडल आते हैं उनकी हमने चर्चा की। अब आगे हम पढ़ने वाले हैं उनके जीवन से संबंधित और सारी घटनाएं। हाँ, तो हमने चर्चा की थी अकबर और महाराणा प्रताप के बारे में। अकबर का जो शिष्टमंडल है, 4 शिष्टमंडल आए, किस प्रकार से आए, कौन कौन आए। सबसे पहले आए जलाल खान जी, उसके बाद में आए मान सिंह एम, उसके बाद में आए भगवंत दास बी, उसके बाद में आए टोडरमल। और कब आए, 72 में, नवंबर में 1572 में आते हैं जलाल खां। और जून 1573 में आते हैं मानसिंह, सितंबर 1573 में आते हैं भगवत दास, और टोडरमल आते हैं दिसंबर 1573 में। तो ये एक जो है इस प्रकार से व्यवस्थित रूप से हम इसको पढ़ सकते हैं। चारों जो शिष्टमंडल है वो असफल होते हैं, उनका कोई निर्णय नहीं होता है। महाराणा प्रताप किसी भी बात को मानने को तैयार नहीं हुए। अब बात करते हैं कौन से युद्ध के बारे में, किन किन युद्धों की बात होती है। तो हम उस युद्ध के बारे में जो अकबर और महाराणा प्रताप के जीवन का सबसे इंपॉर्टेंट जो युद्ध है उसकी चर्चा करने वाले हैं। और वो कौन सा है, वो है हल्दी घाटी का युद्ध, जो 15 जून 1576 आषाढ़ कृष्ण सप्तमी को होता है, विक्रमी संवत 1633 को होता है। आषाढ़ महीने में जो कृष्ण पक्ष है उसके सप्तमी तिथि को होता है। और इस युद्ध का जो निर्णय है वो क्या होता है उसकी चर्चा कर रहे हैं। अलग अलग लोगों ने अलग अलग बातें कही, है ना। इस युद्ध के बारे में कोई कुछ लिखता है, कोई कुछ लिखता है, अलग अलग प्रकार की चर्चा है। बात करेंगे हल्दी घाटी का। हल्दी घाटी का युद्ध, हल्दी घाटी का जो युद्ध है, हाँ, सामान्यतया क्या माना जाता है कि 18 जून 1576 को हुआ था। कब, 18 जून। एनसीईआरटी जो राजस्थान बोर्ड है वो लगभग इसी को मानती है। 18 जून 1576 को हुआ था। कब हुआ था उसकी चर्चा हो रही है। तो ये आषाढ़ का महीना था,
कौन सा? आषाढ़ कृष्ण कौन सी तिथि सप्तमी तिथि को होता है? कब होता है? आषाढ़ कृष्ण सप्तमी तिथि को होता है ना? हाँ। और विक्रमी संवत की बात करें, कौन सी विक्रमी संवती? तो विक्रमी संवती 1600, कौन सी? देख लो, क्षेत्र से कितने बनते हैं? 72 में इनका जन्म हुआ था। 72 के समय, है ना? और मृत्यु कब होती है वापिस? 1572 में। लेकिन वो कौन सी है? वो विक्रमी संवत है। तो विक्रमी संवत की बात करें तो 1633 ईस्वी है। कब है? 1633 ईस्वी नहीं भाई, 1633, है ना? ईस्वी तो कितनी है? 1576 है, 18 जून 1576। लेकिन अब सुनते जाओ, क्या होता है? कुछ विद्वान, जिनमें कौन कौन है? एक तो है गोपीनाथ शर्मा, विशेष रूप से बात करेंगे किसकी? गोपीनाथ शर्मा की। गोपीनाथ शर्मा के अनुसार, गोपीनाथ शर्मा के अनुसार, गोपीनाथ शर्मा क्या कहते हैं? ये कुछ अलग कहते हैं। ये कहते हैं कि ये जो युद्ध है वो 18 जून को नहीं हुआ था। ये युद्ध हुआ था 21 जून 1576 को। कब हुआ था? 21 जून 1576 ईस्वी। ये कहने वाले व्यक्ति कौन है? गोपीनाथ शर्मा। गोपीनाथ शर्मा कब बताते हैं, कब कहते हैं? ये कब बताते हैं? ये बताते हैं 21 जून को, न कि 18 जून। ये तो है सर्वमान्य तिथि। लेकिन गोपीनाथ शर्मा विशेष रूप से क्या बताते हैं कि 18 जून को नहीं, 21 जून को हुआ था। 1576 में ही हुआ था, लेकिन कब हुआ था? 21 जून को हुआ था। अब बात करते हैं, ये युद्ध किन किन के बीच में हुआ? महाराणा महाराणा प्रताप व अकबर की सेना के मध्य, या अकबर की सेना के मध्य, न कि अकबर। अकबर स्वयं नहीं आए, अकबर की सेना आई थी। अकबर की सेना आई थी, तो अकबर के जो सेनापति है वो कौन थे? सेनापति थे कौन? अकबर के सेनापति कौन भाई? है मानसिंह। जयपुर के शासक मानसिंह, आमेर, मानसिंह, है ना? और इधर राणा प्रताप जो है, राणा प्रताप के सेनापति कौन? राणा प्रताप के सेनापति थे हाकिम खां सूरी। कौन? हाकिम खां सूरी। देखो, ये युद्ध हिंदू मुस्लिम नहीं हुआ। किस प्रकार से कह सकते हैं कि ये युद्ध हिंदुओं और मुस्लिमों के बीच या मुगलों के बीच में हुआ? महाराणा प्रताप के सेनापति कौन है? हाकिम का सूरी मुस्लिम है। और अकबर के सेनापति कौन है? मानसिंह, वो है ना? अब युद्ध जो हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था, उसे कर्नल जेम्स टोड है, वो दो नामों से जानते हैं इस युद्ध के उपनाम। ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। बात करते हैं उपनामों की, क्या क्या उपनाम मिले। तो सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान इतिहास के लेखक कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड उपाधि है घोड़े वाले बाबा।
हाँ, इनको कहा जाता है घोड़े वाली। इन्होंने राजस्थान का नाम कई जगह पर अंकित किया था। इनके अनुसार हल्दी घाटी युद्ध के दो नाम हो सकते हैं। एक तो हल्दी घाटी का युद्ध जो सर्वविदित है, और इन्होंने दूसरा नाम दिया था मेवाड़ की थर्मोपोली। क्या नाम दिया था? मेवाड़ की थर्मोपोल। ये नाम कौन देते हैं? ये दो नाम देते हैं कर्नल जेम्स टोड। क्या कहते हैं इस युद्ध को? मेवाड़ की थर्मोपोली कहते हैं। हल्दी घाटी का युद्ध नाम देते हैं। उसके बाद में बात करते हैं बदायूंनी की। कर्नल जेम्स टोड के बाद में नाम देने वाले हैं बदायूंनी। बदायूंनी ने इस युद्ध का उपनाम रखा था। क्या उपनाम रखा था? तो बदायूंनी के अनुसार नाम था गोगुंदा का युद्ध, न कि हल्दी घाटी का युद्ध। कौन सा युद्ध? गोगुंदा का युद्ध। क्या नाम रखा? गोगुंदा का युद्ध। कर्नल जेम्स टोड इसे मेवाड़ की थर्मोपोली कहते हैं और हल्दी घाटी का युद्ध कहते हैं, जबकि बदायूंनी कहते हैं गोगुंदा का युद्ध। और वहीं पे अबुल फजल, कौन? अबुल फजल इस युद्ध को क्या नाम देते हैं? अबुल फजल जो है इस युद्ध को नाम देते हैं खमनोर का युद्ध। क्या नाम देते हैं? खमनोर का युद्ध। अबुल फजल बताते हैं खमनोर का युद्ध। और वहीं पर जो चौथे व्यक्ति है इस युद्ध के बारे में बताने वाले, वो है कौन? कौन है? आदर्शी लाल श्रीवास्तव। कौन है? आदर्शी लाल। आदर्शी लाल श्रीवास्तव। ये क्या कहते हैं? इनका क्या विचार है? इन्होंने क्या उपनाम दिया इस युद्ध को? इन्होंने नाम दिया बादशाह बाग का युद्ध। क्या उपनाम दिया? बादशाह यानी अकबर। और अकबर ने युद्ध किससे किया था? बाघ से। बाघ का युद्ध। ये चार नाम चार व्यक्तियों द्वारा अलग अलग उपनाम दिए जाते हैं इस युद्ध को। कौन से युद्ध की बात हो रही है? बात हो रही है हल्दी घाटी के युद्ध की। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? ये युद्ध हुआ था 21 जून 1576 को। अकबर की सेना और महाराणा प्रताप के बीच में लड़ा गया था। अकबर के सेनापति थे मान सिंह। उस समय जो मान सिंह है वो आमेर के शासक हुआ करते थे। और उधर बात करें महाराणा प्रताप की, तो महाराणा प्रताप के सेनापति थे हाकिम शाह सूरी। ठीक है। अब इसके और अन्य उपनाम है, कुछ और अन्य उपनाम, जिसमें बनास का युद्ध, हाथियों का युद्ध भी कहा जाता है, क्योंकि अकबर और महाराणा प्रताप के हाथी भी इस युद्ध में लड़े थे, तो ये हाथियों का युद्ध भी कहलाता है। बनास नदी के तट पर लड़ा गया, इसीलिए इसे बनास का युद्ध भी कहते हैं। अब बात करते हैं महाराणा जो प्रताप है उनकी सेना में कौन कौन व्यक्ति थे। अकबर की सेना में कौन कौन व्यक्ति थे जिन्होंने इस युद्ध को लड़ा था? प्रमुख व्यक्ति कौन कौन, उनकी चर्चा करने वाले हैं। बात करते हैं महाराणा प्रताप की सेनापत जो है वो चार भागों में बटी हुई थी। कौन कौन से चार भाग? अगला भाग, वाम पक्ष, दक्षिण पक्ष और पिछला भाग। चार भाग थे। चारों भागों में चार अलग अलग प्रकार का जो नेतृत्व था, किन्होंने कहां का नेतृत्व किया, उनकी चर्चा करने वाले हैं हम अभी। लेकिन इसके लिए क्या हो रहा है, थोड़ा बोर्ड छोटा पड़ रहा है, तो पहले जो भी है उसको हम क्या करेंगे, साफ करेंगे, उसके बाद में लिखेंगे। उसके बाद में हम पढ़ेंगे अकबर की सेना में कौन कौन से पक्ष थे। उनमें भी चार पक्ष थे, हरावल, वाम पक्ष, दक्षिण पक्ष और चंद्रावल।
ठीक है। उसके बाद में हम पढ़ने वाले हाथी कौन कौन से थे। अकबर के हाथी कौन कौन से थे, महाराणा प्रताप के हाथी कौन कौन से थे। महाराणा प्रताप के दो हाथी थे जिनमें लूणा और राम प्रसाद थे, जबकि अकबर की सेना में गजराज, गजमुंदता जैसे बड़े बड़े हाथी थे, है ना। उनकी चर्चा करने वाले हम। मर्दाना हाथी जो है मानसिंह का था, उस सब के बारे में हम विस्तार से चर्चा। और अकबर ने जब इस हाथी को अपने कब्जे में कर लिया, मानसिंह ने किसके हाथी को, महाराणा प्रताप के जो का जो हाथी था राम प्रसाद, उसको अपने कब्जे में ले लिया और उसका जो नाम बदल कर दिया पीर प्रसाद। तो उसकी चर्चा भी हम करने वाले हैं। एक बार देखते हैं, तो एक बार इनको ढंग से देख लीजिए कौन कौन से उपनाम है, कब युद्ध हुआ, गोपीनाथ शर्मा क्या कहते हैं युद्ध के बारे में। उन सारी बातों की चर्चा हमने कर ली। अब हम बात करेंगे महाराणा प्रताप के युद्ध का नेतृत्व किस प्रकार से उनकी सेना थी, उनकी चर्चा विस्तार से करते। ठीक है। किसी भी प्रकार का कोई संदेह छोड़ने की कोशिश नहीं करूंगा, बिल्कुल हर एक पॉइंट, जितने सारे पॉइंट है वो आप सबको बताए जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं महाराणा प्रताप की सेना किस। महाराणा प्रताप की सेना, महाराणा प्रताप की जो सेना है उनमें कौन कौन थे कौन कौन नहीं थे उनकी बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं नंबर, अगला भाग, अगला भाग, अगले भाग का नेतृत्व कौन करते हैं, अगले भाग का नेतृत्व करते हैं उनके सेनापति कौन, हाकिम का सूरी। तीन व्यक्ति है इसमें नेतृत्व करने वाले। एक तो हाकिम का सूरी, दूसरे कौन है, दूसरे व्यक्ति जो है वो है किशन दास, और तीसरे है भीम सिंह। दूसरे कौन है, किशन दास, और तीसरे व्यक्ति है भीम सिंह। कौन, भीम सिंह। ये तीन व्यक्ति अगले भाग का नेतृत्व करते हैं। उसके बाद में दूसरा जो पक्ष है, दूसरा जो भाग है वो कौन सा था, वो था वाम पक्ष। कौन सा था, वाम पक्ष। और वाम पक्ष में भी नेतृत्व करने वाले जो है वो कुछ व्यक्ति हैं। कौन कौन है उनकी चर्चा करने वाले हैं। बात करते हैं वाम पक्ष की। वाम पक्ष जो है, वाम पक्ष का नेतृत्व कौन करते हैं, तो वाम पक्ष का नेतृत्व करने वाले कौन कौन व्यक्ति हैं उनकी चर्चा करेंगे। अब उनमें वाम पक्ष की बात करें तो वाम पक्ष में झाला मन्ना, जाला बिंदा, मानसिंह सोनगरा। यहां भी मानसिंह है, कंफ्यूज मत होना। तो झाला मन्ना और झाला बिंदा और मानसिंह सोनगरा, ये चार जो तीन व्यक्ति है ये नेतृत्व करते हैं वाम पक्ष। अब उसके अलावा जो दक्षिण पक्ष है उनका नेतृत्व किनको सौंपा जाता है। नंबर 3 बात करते हैं हम कौन से, वाम पक्ष हो गया। अब दक्षिण पक्ष, सेना को 4 भागों में बांटा गया था। दक्षिण पक्ष की बात करें तो दक्षिण पक्ष का नेतृत्व किसने किया था, राम सिंह वह उनके पुत्र थे। कौन, राम सिंह वह उनके पुत्र। पहला नेतृत्व तो इन्होंने किया था। उसके बाद में इनके साथ में कौन थे, भामाशाह। भामाशाह ने केवल अकबर को, महाराणा प्रताप को केवल और केवल दान ही नहीं दिया था, वो दानी नहीं थे, युद्ध में भी उनके साथ में थे।
और ये दक्षिण पक्ष की तरफ से युद्ध लड़ रहे थे कौन? भामाशाह। भामाशाह। और तीसरे जो व्यक्ति हैं वो थे अनूप सिंह। कौन? अनूप सिंह। ये तीन व्यक्ति नेतृत्व करते हैं किसका? तीन तो क्या, तीन से ज्यादा है, राम सिंह के पुत्र भी है ना। तो ये नेतृत्व करते हैं दक्षिण पक्ष का। तीन पक्षों की बात हो गई। अब बात करते हैं पिछला भाग, जो सबसे पीछे रहता है सेना में, इसकी बात करते हैं। चारों दिशाओं से क्या कर दिया? कवर कर दिया। सेना को इस प्रकार से व्यू रचना की गई जिसमें चारों दिशाओं से चारों पक्ष कवर किए गए। अगला भाग वाम पक्ष, दक्षिण पक्ष और पिछला भाग, है ना। अब बात करते हैं पिछला जो भाग है उनका नेतृत्व किस किसने किया था? नंबर 4, पिछला भाग। पिछले भाग का नेतृत्व करने वाले कौन कौन व्यक्ति थे? तो राणा पुंजा थे, जैसा चारण थे, राणा पुंजा, जैसा चारण, और कौन थे? राणा पुंजा थे, जैसा चारण थे, कृष्णदास सुडावत थे। वही कृष्णदास सुडावत जिन्होंने महाराणा प्रताप का जब राज्याभिषेक हुआ तो उस समय इन्होंने क्या किया था? महाराणा प्रताप के राज्याभिषेक के समय इन्होंने महाराणा प्रताप के कमर में तलवार बांधने वाले, कटार बांधने वाले जो व्यक्ति थे वो कौन थे? कृष्णदास सुडावत। और यहीं पर ये क्या करते हैं? पिछले भाग का नेतृत्व करते हैं, कृष्णदास सुडावत। ये तो बात हो गई कौन सी? राणा प्रताप की सेना की। अब बात करेंगे हम अकबर की सेना में कौन कौन थे, उनकी बात करेंगे। अब प्रताप की जो सेना थी उनका अंतिम पड़ाव जो है वो लोहित गांव था, है ना। और शुरुआत जो मुख्य जो सैनिक केंद्र था वो गोगुंदा था, इसीलिए तो कहीं पे ये गोगुंदा का युद्ध कहा जाता है ना। बात करते हैं अकबर की सेना। किसकी? अकबर की सेना। वही व्यक्ति। अब देखो, अकबर की जो सेना है, युद्ध अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ ही नहीं था। हल्दी घाटी का जो युद्ध है वो महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच में होता है। और अकबर की सेनापति है मानसिंह। कौन? मानसिंह। कौन है? मानसिंह है। अब ये भी, अब इनके भी जो सेना थी उनको चार भागों में बांटा गया था। नंबर एक बात करें, एक नंबर पे थी हरावल। हरावल सेना का नेतृत्व कौन कौन कर रहे थे? हरावल सेना का नेतृत्व कर रहे थे सैयद हाशिद बरहा। सैयद हाशिद बरहा ये नेतृत्व करते हैं हरावल सेना। उसके बाद में दूसरी जो सेना, सेनापति मुख्य सेनापति मानसिंह है, लेकिन हरावल सेना का नेतृत्व करते हैं सैयद हाशिद, हाशिद बरहा। और उसके बाद में जो दूसरा पक्ष है वो कौन सा है? यहाँ पर भी वाम पक्ष ही है। इन्होंने अगली जो पंक्ति थी, अगली जो सेना की टुकड़ी थी उसका नाम हरावल रखा है, पीछे वाली को चंद्रावल रखा है, बीच वाली दो साइड की जो दो टुकड़ियां थी वही वाम पक्ष और दक्षिण पक्ष है ना। तो वाम पक्ष की बात करें तो वाम पक्ष में लोणकरण और कौन थे? वाम पक्ष में एक तो लोणकरण थे। लोणकरण थे और दूसरे व्यक्ति थे गाजी खां बदख्शी। गाजी खां बदख्शी। गाजी खां
बदक, गाजी खां बदख्शी, लूणकरण, ये थे वाम पक्ष का नेतृत्व करने वाले धोबी। अब उसके बाद में बात करते हैं तीसरे पक्ष की, तो वही दक्षिण पक्ष है। दक्षिण पक्ष का नेतृत्व कौन करते हैं? दक्षिण पक्ष का नेतृत्व करने वाले जो व्यक्ति है वो है सैयद अहमद। कौन? सैयद अहमद। अब बात करते हैं चंद्रावल। हरावल की बात हो गई, अब चंद्रावल की बात होगी। चंद्रावल जो है उस सेना का नेतृत्व करने वाले जो व्यक्ति है वो थे मेहतर खां। कौन? महत महतर। ये चार व्यक्ति थे, चार पक्ष के दोनों साइड, चारों पक्षों का नेतृत्व किसने किया था उनके बारे में संपूर्ण चर्चा हो गई है। अब एक आरक्षित सेना थी जिसका नेतृत्व कौन करते हैं? माधो सिंह कछुआ करते हैं। किनकी? अकबर की सेना का केंद्र मांडलगढ़ भीलवाड़ा था और अकबर का जो सैनिक पड़ाव था, पूर्व सैनिक पड़ाव, वो कहाँ था? मालोला में था। अकबर मानसिंह ने इस युद्ध में व्यूह रचना मैगजीन दुर्ग में बनाई थी। ये तो बात कर होती रहेगी। अब बात करेंगे दोनों के हाथियों की। प्रमुख हाथी, मैंने कहा हाथियों का युद्ध है तो प्रमुख हाथी कौन कौन से थे? प्रमुख हाथियों की बात करें तो राणा प्रताप के हाथी, महाराणा प्रताप के हाथी कौन कौन से? महाराणा प्रताप के हाथियों में एक तो हाथी था राम प्रसाद और दूसरा कौन सा हाथी था? तो दूसरा हाथी था लूणा। राम प्रसाद लूणा में बैठकर महाराणा प्रताप के लिए लड़ा, है ना। अब बात करते हैं दूसरी तरफ के हाथियों की, जिसमें अकबर के हाथी, दो हाथी महाराणा प्रताप के थे तो अकबर कम थोड़े था, हाथी तो उसके पास भी थे। अकबर की सेना के हाथी, अकबर की सेना में कौन कौन से हाथी थे उनकी चर्चा करने वाले हैं। तो अकबर की सेना में एक हाथी था जिसका नाम था गजराज। गजराज था। एक और हाथी था जिसका नाम था गजमुंद था। क्या नाम था? गजमुंद था। और एक और हाथी था जिसका नाम था रन हवाई। क्या नाम था? रन हवाई, है ना। ये अकबर का खुद का हाथी था जिसका नाम था मादर नहीं वादर, रन हवाई। ये हाथी अकबर का था, खुद का। उसके बाद में बात करते हैं प्रमुख हाथी जो किसका था? मानसिंह। मानसिंह इस सेना में, इस युद्ध में जिस हाथी का प्रयोग मानसिंह ने किया था, जिस हाथी पर बैठकर मानसिंह स्वयं आए थे, उस हाथी का नाम था मर्दाना। क्या नाम था? मर्दाना। ये इनके हाथियों की बात आती है। अब क्या होता है कि जब अकबर ने क्या कर लिया, यहां से एक हाथी था जिनके बारे में बात करेंगे,
अकबर ने राम प्रसाद हाथी पर कब्जा करके उसका नाम पीर प्रसाद रखा। ये काम अकबर ने किया था इसे, है ना। अकबर ने जो राम प्रसाद नाम का हाथी था उसको नाम बदलकर क्या कर दिया, पीर प्रसाद रख दिया। अकबर ने राम प्रसाद नामक जो हाथी था उस पर कब्जा करके उसका नाम क्या रख दिया, पीर प्रसाद, है ना। उस उन सभी बातों को हम प्रमुख रूप से चर्चा करने वाले हैं। उसके बाद में क्या होता है, कौन कौन सी बातें होती है उन पर विचार करेंगे। तो एक बार ध्यान से देखो, समझो, और अगर कोई चाहे स्क्रीनशॉट लेना तो उसके लिए भी सुविधा है, आप ले सकते हैं, है ना। अब बात करते हैं आगे। आगे क्या बात होती है, कौन कौन से कार्य होते हैं, इस युद्ध का परिणाम क्या होता है ना। यहाँ पे एक बहुत बड़ी घटना हो जाती है। महाराणा प्रताप का जो घोड़ा है चेतक, उसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। किसकी, महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक की मृत्यु हो जाती है। महाराणा प्रताप के का जो घोड़ा है जिसका नाम है चेतक, उसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और कहां पर होती है, हाँ? कोलियारी गांव में होती है। कोलियारी गांव में युद्ध के जो सैनिक थे उनका क्या किया जाता है, इलाज किया जाता है ना। महाराणा प्रताप के जितने सारे सैनिक, सॉरी, महाराणा प्रताप के जितने सारे सैनिक थे जो युद्ध में घायल हो जाते, उन सैनिकों का इलाज जो है वो कोलियारी गांव में किया जाता है। और चेतक की जो मृत्यु है वो शक्ति सिंह जो उनका भाई है, उसमें उल्लेख किया गया है अमर महाकाव्य में, वंशावली में, राज प्रशस्ति में बताया गया है ना, कि महाराणा प्रताप का जो राज चिन्ह है वो धारण किया किसने, यहाँ से क्या कर दिया जाता है, महाराणा प्रताप को यहाँ से निकाल दिया जाता है। युद्ध में उनकी मृत्यु हो जाती है, घोड़े की मृत्यु हो जाती है। और जब घोड़े की मृत्यु हो जाती है तो क्या हो जाता है, उनको युद्ध से निकाल दिया जाता है। और उनका जो राज चिन्ह है वो कौन, ये सबसे बड़ी और सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि कोई व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जो राजा बन के राजा की जगह लड़े, अपने प्राण न्योछावर कर दे, कौन थे, हाँ, तो महाराणा प्रताप का राज चिन्ह धारण किया, किसने धारण किया था, अब राज चिन्ह धारण करने वाले दो व्यक्ति थे। कौन से दो व्यक्ति थे, वो दोनों व्यक्ति जो है वो वाम पक्ष से युद्ध लड़ने वाले व्यक्ति थे। कौन थे, वाम पक्ष से युद्ध लड़ने वाले जो व्यक्ति थे, कौन, झाला विद्या, झाला बिंदा या इसे कहते हैं झाला मान। झाला बिंदा ने क्या कर दिया था, राज, जो राज चिन्ह है उसको धारण कर लिया था। अब इस युद्ध का परिणाम क्या होता है, निर्णय क्या निकलता है, अलग अलग व्यक्तियों की अलग अलग विचारधारा है। कोई इसे निर्णित युद्ध बताता है, यानी इसका कोई निर्णय नहीं हुआ। कोई ये बताता है कि अकबर की विजय हो गई, कोई ये बताता है कि महाराणा प्रताप की विजय हो गई। अलग अलग प्रकार की जो घटनाएं हैं, अलग अलग प्रकार के जो है व्यक्तियों द्वारा इसका परिणाम बताया जाता है। तो बात करते हैं रिजल्ट, युद्ध का क्या रिजल्ट रहा।
उसकी चर्चा करने वाले हैं। और ये चर्चा अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले नाम आता है गोपीनाथ शर्मा। किसका? गोपीनाथ शर्मा। गोपीनाथ शर्मा के अनुसार ये जो युद्ध है वो अनिर्णित रहा, इसका कोई निर्णय नहीं निकला। अनिर्णायक युद्ध। युद्ध का परिणाम क्या निकला? कोई युद्ध का परिणाम निकला ही नहीं, अनिर्णायक रहा, है ना। न कोई जीता न कोई हारा, कुछ ही नहीं हुआ इनके अनुसार तो। लेकिन कई सारे व्यक्ति हैं जो ये कहते हैं कि यहाँ पर प्रताप की विजय होती है, महाराणा प्रताप की विजय। महाराणा प्रताप की विजय। अब महाराणा प्रताप की विजय बताने वाले कौन कौन से व्यक्ति हैं, उनकी चर्चा करने वाले हैं, कौन कौन से साहित्य हैं। तो ये दो साहित्य हैं जिनकी बात होती है, दो ग्रंथ बताते हैं कि इस युद्ध में विजय महाराणा प्रताप की हुई थी। जिसमें एक तो राज प्रशस्ति है। राज प्रशस्ति जो पत्थर पे लिखी गई है ना, उसकी बात होती है कि राज प्रशस्ति में लिखा हुआ है कि महाराणा प्रताप की इस युद्ध में क्या हो गई थी? विजय हो गई थी, यानी महाराणा प्रताप की जीत हुई थी। उसके बाद में एक ग्रंथ है जिसका नाम है राजरत्ना। क्या नाम है? राज रत्ना। राज रत्नाकर में भी यही बताया गया है कि इस युद्ध में महाराणा प्रताप की विजय हुई थी। जबकि कुछ ऐसे व्यक्ति है, ऐसे ग्रंथ है जिनमें यह बताया गया है कि अकबर की विजय हुई थी, महाराणा प्रताप की नहीं। यहाँ पे अकबर की विजय बताने वाले कौन कौन से ग्रंथ है? अकबर की विजय बताने वाले जो ग्रंथ है वो कौन कौन से हैं? तो अकबर की विजय बताने वाले जो ग्रंथ है वो व्यक्ति है या ग्रंथ है, दोनों ही है। उनमें सबसे पहले बात करते हैं बदायूं की। बदायूं कहते हैं कि अकबर की विजय हुई थी। अबुल फजल कहते हैं, क्योंकि ये तो दोनों। अबुल फजल के अनुसार भी किसकी विजय हुई थी? अकबर की विजय हुई थी। ये मानते हैं इस बात को। और कौन कहता है? वीर विनोद, श्यामल दास द्वारा रचित वीर विनोद भी ये कहता है कि इस युद्ध में अकबर की जीत हुई थी। और कौन मानता है? और मानता है मुणोत नेन्सी। कौन? मुणोत नेन्सी के अनुसार भी विजय किसकी हुई थी? अकबर की विजय। ये अलग अलग परिणाम बताने वाले लोग हैं। उसके बाद में कौन सा युद्ध आता है, किन की बात करने वाले हैं? महाराणा प्रताप का जो जीवन चरित्र है वो बहुत लंबा है, लगभग अपना घंटे भर का वीडियो बन चुका है, कंटिन्यू चल रहा है। तो आप लगातार देखते रहे, जुड़े रहे। हमने केवल अभी हल्दी घाटी पढ़ा है, उसके बाद में युद्ध बहुत सारे हैं। कुंभलगढ़ का युद्ध, दिवेर का युद्ध, महाराणा प्रताप के बारे में और बहुत सारी चीजें। चेतक की छतरी कहाँ बनी हुई है, महाराणा प्रताप के बाद क्या हुआ, वो सारी बातें पढ़ने वाले हैं। अब बात करते हैं अगले युद्ध की। एक बार आप इनको देखिए कि युद्ध का परिणाम क्या रहा। उसकी चर्चा होगी। चेतक की मृत्यु हो जाती है, उसकी छतरी जो है वो बलीचा में बनी हुई है ना। हाँ, ये लाइन यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं कि चेतक की छतरी कहाँ पे बनी हुई है? बलीचा में बनी हुई है। कहाँ पे बनी हुई है? बलीचा में बनी हुई है। और बलीचा कहाँ पर है? बलीचा है राज कहाँ है? राजसमंद। तो ये चेतक की छतरी जहाँ पे बनी हुई है ना। अब देखो कुछ ऐसी बातें
जिसमें बात करते हैं कन्हैयालाल सेठिया के बारे में। कवि कन्हैयालाल सेठिया जो है वो राजस्थानी साहित्य में इनको एक नाम देते हैं और वो नाम था पाथड़। उनकी एक रचना है पीथड़ और पाथड़। पीथड़ और पाथड़, ये रचना किसकी है? ये रचना है कन्हैयालाल सेठिया जी की है। और इस रचना में दो व्यक्तियों के नाम है, दोनों की आपस में कहानी है। अब यहाँ पे जो पाथड़ है वो तो कौन है? पाथड़ की बात करें तो वो है महाराणा प्रताप, है ना। अब पेथड़ कौन है, जब चर्चा करेंगे आगे तो आपको बताएंगे पेथड़ और पाथड़ दोनों कौन कौन है ना। अब बात करने वाले हैं और सारी चीजें। एक व्यक्ति है जी, जो इनके भाई भी है ना। वो क्या कहते हैं? वो इनको कहते हैं नीले घोड़े का सवार। पृथ्वीराज, सॉरी शक्ति सिंह क्या कहते हैं? शक्ति सिंह इनको कहते हैं नीले घोड़े का सवार। नीले घोड़े का अश्वार। और ये उपमा कौन देते हैं इनको? ये उपमा देते हैं शक्ति सिंह। कौन देते हैं? शक्ति सिंह। नीले घोड़े का अश्वार इनके द्वारा इनको कहा जाता है ना। हल्दी घाटी के युद्ध में क्या होता है? अकबर ने शहबाज खां को 3 बार कुंभलगढ़ के लिए भेजा था। शहबाज खां को 3 बार हल्दी घाटी के युद्ध के बाद भी भेजा था, है ना। और तीनों बार क्या हो जाता है? शहबाज खां की विजय हो जाती है। कब कब भेजा? 77, 78 और 79 में। 1580 में क्या होता है? शेरपुर गांव में अमर सिंह ने अब्दर हिम खान खन्ना के परिवार को बंदी बनाया था और प्रताप के कहने पर सह सम्मान वापस खान खन्ना परिवार को मुगल दरबार पे भेज दिया था। जिनको बंदी बनाया था किन्होंने? अमर सिंह ने बनाया था, लेकिन अकबर के कहने पर कि इस प्रकार से किसी को नुकसान पहुंचाना उचित नहीं है। और वो करुण हृदय की जो परिभाषा है वो यहाँ पर दिखाई देती है। केवल और केवल वीरता ही प्रमाण नहीं होता है। व्यक्ति का जो व्यक्तित्व होता है वो प्रत्येक उस जो कसौटी पर खरा उतरना चाहिए जहां पर व्यक्ति केवल और केवल दिखाई ना दे। अब बात करें कि महाराणा प्रताप का जो जीवन है वो संघर्षों में पला, संघर्षों में रहा। उसके बाद में हम बात करते हैं वीरता की दूसरी परिभाषा क्या है? महाराणा प्रताप, है कि नहीं? लेकिन एक करुण हृदय भी है। केवल ये परिभाषा नहीं है, करुण हृदय भी है। और करुण हृदय कितना? इन्होंने खान खन्ना को क्या कर लिया था? अमर सिंह ने बंदी बना लिया था। तो महाराणा प्रताप ने कहा कि इनको सह सम्मान वापस मुगल दरबार तक छोड़ के आओगे। और अमर सिंह ने महाराणा प्रताप के कहने पर उनको वापस मुगल दरबार में सम्मान के साथ छोड़ा। तो ये करुण हृदय की परिभाषा भी यहाँ पर देखने को मिलती है। उनका जो व्यक्तित्व है वो किस प्रकार का व्यक्तित्व है? संघर्षों में जीवन यापन करते हैं। परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो जीवन में, उनका सही और समय के अनुसार उपयोग होना जरूरी है। अब ऐसा तो नहीं है कि दुश्मन सेना का कोई व्यक्ति है या दुश्मन राज्य का कोई व्यक्ति है तो उनको क्या कर दिया? मौत के घाट उतार दिया बिना काम के। नहीं, ऐसा नहीं किया जाता है। ये ऐसा जो जीवन है वही जीवन मान बनता है। जीवन के जितने सारे पक्ष है उन सब पक्षों को मिलाकर ही एक व्यक्ति का संपूर्ण व्यक्तित्व बनता है। केवल ये नहीं कि वो वीर थे, केवल ये नहीं कि वो संघर्षों में अपना जीवन यापन किया, नहीं, वो करुण हृदय भी थे। अब बात करते हैं और क्या क्या हो सकता है इनके जीवन में, कौन कौन सी घटना थी, कौन कौन से युद्ध इनके जीवन में आए। वो बातें हम अभी करने वाले हैं, तो उन पे चर्चा करेंगे।
देखो, चीजों को हम क्या करेंगे, पूरा बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ेंगे, अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। कहीं पर भी कोई छोटी बड़ी भी दिक्कत हो, कोई चीज अगर ऐसी हो जो मुझसे छूट जाए, या जो आपको पता हो, उनकी चर्चा हम कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। इसके लिए अपना जो कमेंट बॉक्स है वो हमेशा खुला रहेगा, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं कुंभलगढ़ का युद्ध, जो 1578 ईस्वी में हुआ था। कौन सा? कुंभलगढ़ का युद्ध कब हुआ था? 1578 ईस्वी में हुआ था। कब है? 1578 ईस्वी में हुआ था। कंटेंट में आपको कमी नहीं मिलेगी। आपको हो सकता है संसाधन कम हो तो उसके हिसाब से थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है। शहबाज खां और प्रताप के बीच में होता है। ये अकबर के द्वारा भेजा गया मिशन था, जिसने इस कुंभलगढ़ का जो युद्ध है उसमें 3 बार शहबाज खां आए थे और तीनों बार विजय रहे थे, है ना? कब कब आए थे? 78 की बात करते हैं, 77 में भी आए थे, 78 में भी आए थे और 79 में आए थे। तीनों बार शहबाज खां की विजय होती है। इसके मध्य होता है शहबाज खां। शहबाज खां वह राणा महाराणा प्रताप के मध्य होता है। इससे पहले भी 77 में भी युद्ध करने आए थे, उसमें विजय किसकी होती है? शहबाज खां की क्या होती है? विजय होती है। ये युद्ध यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कोम्बलगढ़ का जो युद्ध है, जो 78 शहबाज खां केवल 78 में आए थे। शहबाज खां कितनी बार आए थे? शहबाज खां 3 बार आए थे। कितनी बार? शहबाज खां 3 बार युद्ध करने आए और तीनों बार विजय हासिल की। कितनी बार आए? 3 बार आए और तीनों बार ही इन्होंने क्या कर दिया? विजय हासिल की। 3 बार कब कब आए, उनकी चर्चा कर रहे हैं हम। 3 बार ये 1577 में आए थे, पहले आए थे 3 बार। कब कब? 1577। 1577 ईस्वी दूसरी बार आए। 1578 ईस्वी और तीसरी बार आए 1579 ईस्वी में आते हैं। और तीनों बार क्या होते हैं? विजय होते हैं, है ना? यहाँ पे तीनों बार महाराणा प्रताप की क्या हो जाती है? हार हो जाती है। उसके बाद में क्या होता है? दिवेर का युद्ध होता है ना? अब दिवेर का युद्ध किन किन के बीच में होता है, उनकी चर्चा करने वाले हैं हम अभी। उनका उपनाम क्या है, उन सभी बातों की चर्चा हम बिल्कुल आपके सामने करेंगे, आपको बताएंगे सारी। तो हम बात कर रहे थे, जो कुंभलगढ़ का जो युद्ध है उसमें शहबाज खां जो है 3 बार अभियान आता है कुंभलगढ़ में। लेकिन 3 बार में क्या होता है? महाराणा प्रताप असफल रहते हैं, शहबाज खां की विजय होती है। उसके बाद में क्या होता है? उसके बाद में दिवेर का युद्ध। दिवेर के युद्ध की बात करते हैं। दिवेर का युद्ध कब होता है? दिवेर का युद्ध होता है 1582 में, अक्टूबर अक्टूबर 1582 ईस्वी में दिवेर राजसमंद में लड़ा जाता है। दिवेर राजसमंद में लड़ा जाता है, तो इसके संबंध में कौन कौन सी बातें हैं?
यहाँ पर किनके मध्य लड़ा जाता है? तो सुल्तान खां, अकबर की तरफ से लड़ते हैं। कौन है सुल्तान खां? कौन है? तो सुल्तान खां है अकबर के चाचा। कौन है? अकबर के चाचा है। और मुगल किलेदार भी है। उनके सामने कौन है? वह कौन? कुंवर अमर सिंह। कुंवर अमर सिंह के मध्य लड़ा जाता है। कुंवर अमर सिंह महाराणा प्रताप के पुत्र हैं। इस युद्ध में क्या होता है? कुंवर अमर सिंह के हाथों क्या हो जाती है? इन्होंने क्या कर दिया? सुल्तान खां की मृत्यु। सुल्तान खां की मृत्यु हो जाती है कुंवर अमर सिंह के हाथों। और सुल्तान जो कुंवर अमर सिंह है वो इस युद्ध में विजय होते हैं। इस युद्ध में जीत किसकी होती है? अमर सिंह की होती है ना। उसके बाद में क्या होता है? इसके बाद में 3 दिसंबर, सॉरी 5 दिसंबर 1584 को अकबर अंतिम अभियान भेजता है जगन्नाथ कछवा को सेनापति बनाकर। उनके नेतृत्व में अकबर द्वारा अकबर द्वारा अंतिम अभियान भेजता है। कब भेजा गया? कौन इसका नेतृत्व करता है? तो अंतिम जो अभियान है वो 5 दिसंबर 1884, सॉरी 1584 ईस्वी में भेजा जाता है। 1800 तो कहां से होगी भाई, थोड़ा सा गलत निकल गया है। तो 5 दिसंबर 1584 ईस्वी को मुगल सम्राट अकबर द्वारा अंतिम जो अभियान भेजा जाता है। और ये किनके नेतृत्व में भेजा जाता है? नेतृत्व कौन करता है इसका? नेतृत्व करता है जगन्नाथ कछुआ। जगन्नाथ कछुआ। जगन्नाथ कछुआ इनका नेतृत्व करता है इस अंतिम अभियान का। और इस अभियान के बाद में क्या होता है? इस अभियान में जगन्नाथ कछुआ जो है वो क्या हो जाते हैं? विफल हो जाते हैं। और विफल होने के साथ में क्या हो जाता है? अब यहाँ पे अकबर द्वारा कोई भी एक भी अभियान नहीं भेजा गया। कब? 1584 के बाद में। उसके बाद में क्या होता है? 1584 में यह अभियान आता है। उसके बाद में ये जो युद्ध है, दिवेर का जो युद्ध है, इसमें क्या होता है? इसमें एक बड़ी बात होती है कि कर्नल जेम्स टोड। कौन? हम्म। कर्नल जेम्स टोड दिवेर के युद्ध को दिवेर के युद्ध को मेवाड़ के मैराथन की संज्ञा देते हैं। किसकी संज्ञा देते हैं? मेवाड़ के मैराथन की संज्ञा देते हैं। मेवाड़ के मैराथन की संज्ञा देते हैं। किस युद्ध को देते हैं? तो दिवेर के युद्ध को देते हैं। कुंवर कुंवर जो अमर सिंह है इनकी विजय होती है। सुल्तान का कुंवर अमर सिंह के हाथों मारे जाते हैं।
और क्या होता है, जो सुल्तान था वो किलेदार थे मुगल साम्राज्य के, और अकबर के चाचा भी थे। तो इनकी जो है वो क्या हो जाती है, यहाँ पर मृत्यु हो जाती है। और कर्नल जो जेम्स टोड है वो इस दिवेर के युद्ध को मेवाड़ के मैराथन की संज्ञा देते हैं। वो इस युद्ध को क्या कहते हैं, वो इस युद्ध को कहते हैं मेवाड़ का मैराथन। ये तो बात हो गई मेवाड़ के मैराथन की बात। अब क्या होता है इस युद्ध के बाद में, कौन से युद्ध के बाद में, जब 82 में युद्ध होता है, 84 में कछवा जो है असफल हो जाता है। अब होता क्या है कि प्रताप क्या करते हैं, 1585 में चावंड को अपनी राजधानी बनाते हैं। 20 वर्षों तक ये राजधानी रहती है, कितने वर्ष, तथा 28 वर्षों तक मेवाड़ की जो राजधानी है वो कौन सी रही, चावंड रही। लेकिन चावंड जो राजधानी है वो 28 वर्षों तक तो किसकी राजधानी रही, मेवाड़ की राजधानी रही। लेकिन राणा प्रताप की, महाराणा प्रताप की जो राजधानी है वो 12 वर्षों तक रही। उसके बाद में 12 वर्ष मेवाड़ पर इन्होंने शासन किया। तो 1885 भैया सी बात में, हाँ, 1885 ईस्वी में महाराणा प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी बनाया। इसके बाद 12 वर्षों तक प्रताप की राजधानी चावंड ही रही। इसके बाद में इन्होंने अपनी राजधानी को चेंज नहीं किया था, तथा 28 वर्ष तक चावंड मेवाड़ की राजधानी रही। यहाँ पर अकबर ने, सॉरी, यहाँ पर राणा प्रताप ने स्थापत्य कला से संबंधित बहुत सारे काम किए थे। वहां पर एक चित्रकला भी विकसित की गई, है ना। ये तो हो गई इनकी बात। अब महाराणा प्रताप की कुछ जो है आपातकालीन राजधानी चावंड की थी, स्थायी राजधानी जो थी, अस्थायी राजधानी, जब भी अस्थायी राजधानी मेवाड़ थी, अस्थायी जो राजधानी थी वो आवरगढ़ थी, और आपातकालीन राजधानी ये चावंड थी। अब तीनों राजधानियों को हम विस्तार से पढ़ेंगे, उसके बाद में बात करेंगे आगे, है ना। तीन राजधानियां रही, जिसमें स्थायी राजधानी मेवाड़, आपातकालीन राजधानी चावंड, और अस्थायी राजधानी की बात करें तो वो आवरगढ़ थी, है ना। तो ये है महाराणा प्रताप के जीवन से संबंधित जितनी सारी घटनाएं हैं, जो भी उनके जीवन में हुआ, उनको हम विस्तार पूर्वक पढ़ते आ रहे हैं। आप इनको कंप्लीट शुरू से लेकर लास्ट तक पढ़ें। हो सकता है कि आपका कोई भी एक चैप्टर ना छूटे। यहाँ से महाराणा प्रताप से संबंधित जितनी सारी बातें हैं हम पढ़ रहे हैं, मुगल राजपूत संबंधों की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर महाराणा प्रताप का जो जीवन है उसकी बात तो बिल्कुल शुरू से लेकर अंत तक होनी चाहिए, क्योंकि मुगलों से लोहा लेने वाले इनसे बड़े कोई राणा नहीं हुए थे। तो ये तो रही अपनी बात। अब हम बात करते हैं कुछ और। अपना जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो अमर सिंह से संबंधित आएगा, है ना। तो ये जो लगातार अपनी जो संपूर्ण सीरीज चल रही है, हम सीरीज के रूप में पढ़ रहे हैं कंप्लीट
विस्तार पूर्वक पढ़ रहे हैं, तो आप लगातार हमारे साथ में बने रहिए, देखते रहिए, है ना। और अगर वीडियो आपको कोई कहीं पर भी आपको किसी भी बात में आपको कमी लगती है, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। आप कुछ भी जो है, जो भी आपकी जिस प्रकार की समस्याएं, हो सकता है कंटेंट में कोई ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ और भूल जो है इंसानी स्वभाव है, हो सकती है, बड़ी बात नहीं है। तो अगर कहीं पर ऐसा हो तो उनके लिए आप मुझे सुझाएं, जहां पर भी होगी हम सुधार करेंगे। कोई आपका सवाल हो वीडियो से लेकर, किसी भी क्वेश्चन से लेकर, कंटेंट से लेकर, कहीं कोई भी आपका सवाल हो तो आप सवाल को कमेंट बॉक्स में लेकर आए, आपको जवाब जरूर मिलेगा, पूर्ण संतुष्टि के साथ आपको जवाब मिलेगा। तो लगातार देखते रहे, बने रहे वीडियो में। आप सबका धन्यवाद, आप सबका प्यार जो जिस प्रकार से मिल रहा है वैसे ही मिलता रहे। तो पढ़ते रहो, खुश रहो, मस्त रहो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट भी आप कर सकते हैं, वो तो आपको करना ही है। वैसे तो लाइक शेयर के लिए बोलना ही नहीं है, क्योंकि आपको सबको पता है कि लाइक शेयर जो है, अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप करेंगे, बिल्कुल करेंगे, लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि उन तक भी वो सारी चीजें पहुंच सके, हम पहुंच सके, आप पहुंच सके, और हम सब मिलकर एक शिक्षित भारत की जो मुहिम है उसको आगे बढ़ाए। धन्यवाद आपका एक बार फिर से। लगातार वीडियो देखते रहे, आपको लगातार कंटेंट मिलते रहेंगे टाइम टू टाइम। धन्यवाद।